अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हेलो। आ रही है सर। ओके, आज बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। बाकी सब कहाँ हैं? कल की रिजल्ट की टेंशन में बैठे हुए। रिजल्ट 10 तारीख को है हारिस, सॉरी 11 तारीख को रिजल्ट आई थिंक। ओके बच्चों, सो प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी यूनिट मास के लिए होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक है, जिसके लिए हम सिंबल बनाते हैं फाई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये हमने इसका इक्वेशन बनाया था। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर यूनिट मास के पास कितनी एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसका यूनिट जो होता है ये हमारे पास होता है, दैट इज जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, पर केजी एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स नॉट अ वेक्टर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड आल्सो अबाउट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का हमने सिंबल बनाया था U, जो के बराबर होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास। यानी जिस मास को हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर रखा है, उस मास को अगर उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। या हम इसको यूँ भी लिखते थे, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है जी, तो दीज वर द इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने बनाई थी, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशन। तो वो 1 kg के पास जो होता है दैट इज पोटेंशियल, और अदर देन 1 kg इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, सो दीज वर द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस? Does anyone having any question? जी, अच्छा बच्चों, अगर हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसका मतलब है कि हमसे इसके क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है ना? सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ताकि जो है हमें ये आइडिया हो जाए कि क्या हमारी इसकी नॉलेज बिल्कुल ठीक हो गई है या अभी भी इसमें हमें कोई इशू है। ठीक है, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर्स। एक पास्ट पेपर्स का सवाल करते हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको?
In the question they are asking डिफाइन ग्रेविटेशन पोटेंशियल। सबसे पहले तो उसने पूछा है कि डिफाइन ग्रेविटेशन पोटेंशियल कीजिए। हाउ डू वी डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? जी, डेफिनेशन याद कर लिया आप लोगों ने? Gravitation potential at a point in gravitational field is work done to bring a unit mass from infinity to a point। ठीक है, उसके बाद कह रहा है explain why the value of gravitation potential near an isolated mass are all negative। आइसोलेटेड मास के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू नियर अ मास ऑलवेज नेगेटिव क्यों होती है? इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाए। ठीक है, बिकॉज इन्फिनिटी पे ये 0 होती है और जैसे जैसे हम एज वी कम क्लोजर टू द मास द एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, द एनर्जी डिक्रीजेस। सही है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगा ही, वो दूर नहीं लेके जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट को कम ही करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन? The next question they are asking, the Earth may be assumed to be an isolated sphere of radius for 6.4 into 10 to the power 3 kilometers with its mass of 6.0 into 10 to the power 24 kilograms concentrated at the center. An object is projected vertically from the surface of the Earth so that it reaches to the altitude of 1.3 into 10 to the power 4 kilometers. Calculate for this object the change in gravitation potential। तो हमें change in gravitation potential निकालना है। देखो, जैसे कि मैंने चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला टाइप किया था, इसी तरीके से तुम लोग चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला भी एक छोटा सा बना सकते हो, या मैं डायरेक्ट उसको लिख भी देता हूँ आप लोगों के सामने कि चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा। देखो, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू जी एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, और आप इसको जो है नहीं हो रही? अच्छा चलो, नहीं, ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू जी एम, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप लगा के जो है वो इजीली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। जी, कर लेंगे, इसको करके बताइए ज़रा मेरा क्वेश्चन। ये हमारी अर्थ है। जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उस वक्त उसकी सेपरेशन जो है, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, उस वक्त इसकी सेपरेशन जो है दैट इज रेडियस, दैट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि किलोमीटर्स में है तो मीटर्स में हो जाएगा ये, इंटू द पावर 6 मीटर्स। दिस इज r1। ठीक है, और जब यही मास हम एल्टीट्यूड पे आगे ले जाएंगे, कितने 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर हमने और ऊपर कर दिया, तो ये R2 हो जाएगा, और R2 आपके पास बराबर होगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 बल्कि नहीं होगा, ये 10 टू द पावर 4 7 हो जाएगा ये। ठीक है, दिस विल बी 7, क्योंकि ये भी किसमें गिवन है? किलोमीटर। ओके,
तो ये दोनों वैल्यूज आप ऐड करके R2 की वैल्यू निकाल लोगे, देन यू प्लेस द फार्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू G माइनस जी एम 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला आप लगा के इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो जी। किसी ने किया सॉल्व इसको? जी क्या आंसर आ रहा है भाई? ज़ैनब, नेहा? जी 4.1 इंटू 10 टू द पावर 7। ज़ैनब लग तो ठीक रहा है ये। और भी कोई कंफर्म कर दो भाई ये आंसर। जी ज़ैनब माइनस में आ रहा है आंसर। हाँ वो माइनस साइन इसलिए आ रहा होगा क्योंकि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, फिर या उसको माइनस साइन को रिमूव कर दो क्योंकि चेंज है तो उसमें से माइनस साइन हटा दो सिंपली। और अगर इसको प्लस में लाना है तो फिर R2 माइनस R1 कर लो, 1/R2 माइनस 1/R1। जी बाकी सारे कहाँ सो रहे हैं? बाकी सारे किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है। बाकी सब कहाँ हैं भाई? सो रहे हैं। इकराम, हारिस, क्या आंसर आ रहा है? सिनान, कैलकुलेटर ही नहीं है माश जी। और बताइए भाई कहाँ है भाई ये ईशान खैरी साहब? और वो कहाँ है? हरीम कहाँ है भाई? हरीम सो रही है? नहीं सॉरी सर, इधर ही हूँ। देखा देखा इसकी सोती हुई आवाज आ रही है, ये सो रही थी अभी जागी है। मैंने क्या बोला था? ये सो रही होती है क्लास के अंदर। मैं नहीं सो रही। अच्छा कैलकुलेट करके बताओ फिर बेटा क्या आंसर आ रहा है। ओके मैं सो रही हूँ। अच्छा जी, लिंक नहीं आ रहा? कौन सा लिंक नहीं आ रहा है सर? लास्ट क्लास की वीडियो नहीं शेयर हुई आप लोगों से अभी तक? अच्छा चले मैं पूछता हूँ उससे, हमजा से क्या है इश्यूज, ठीक है? तो इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 4.19 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स पर किलोग्राम। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है? सो दिस इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। और उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग द स्पीड
of projection from the Earth's surface assuming air resistance is negligible. जी, तो फिर से मैं सवाल को रिपीट करता हूँ. Earth may be considered to be a sphere of isolated sphere of radius 6.4 into 10 to the power 3 kilometers, with its mass concentrated at the center. At the center, an object is vertically, it's projected vertically. हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है कि उसका एल्टीट्यूड कितना चला गया 1.3 into 10 to the power 4 किलोमीटर्स. ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल में चेंज आया होगा. अब ये कह रहा है कि हमने उसको किस स्पीड से फेंका होगा, उसकी प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगी. ठीक है, दिस इज ही आस्किंग. ऑब्वियसली हमने जब उसको फेंका होगा तो हमने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होगी, और हमें रूल पता है कि एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो हुआ यहाँ पे ये है कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इसकी इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी करेगी. चेंज आया इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, एल्टीट्यूड इसका बड़ा है 1.3 into 10 to the power 4 किलोमीटर्स का एल्टीट्यूड बड़ा है. तो इसकी वजह से एक्चुअली में हुआ ये होगा कि हमने जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हुई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई होगी. ठीक है जी. एक सवाल, सॉरी सर, क्या मतलब ज़ैनब बेटा, समझ नहीं आया मुझे इसका मतलब. कोई क्वेश्चन है बेटा ज़ैनब, पूछो. अच्छा चलो ठीक है. तो हमने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है. ठीक है, इसको जब हमने ऊपर फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. ठीक है, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज phi into m. ठीक है, और पोटेंशियल हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया है. पोटेंशियल हमने निकाला है 4.19 into 10 to the power -7 जूल्स पर किलोग्राम. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया इसका. अब एक्चुअली में ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी phi into m के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2m² के बराबर होती है. m और m कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. v is equals to √2π. इससे आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी. फाई की वैल्यू आपको पता है 4.19 into 10 to the power +7, सॉरी -7 नहीं है, +7, और उसको ट्वाइस करके फिर उसके बाद उसका रूट ले लीजिए, आपको इसकी स्पीड पता चल जाएगी कि हमने उसको किस स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया होगा. प्लीज कैन आई हैव द आंसर नाउ. 9.2 into 10 to the power 3 बिल्कुल सही है. 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तकरीबन हमने इसको फेंका है. ठीक है ज़ैनब, बिल्कुल सही, शाबाश बेटे. बाकी भी कैलकुलेट करो भाई, बाकी सबके कैलकुलेटर चोरी हो गए क्या हैं, या कल के दुख में सारे कैलकुलेटर बैठे हुए कि कल पता नहीं क्या आ रहा है, या कल के ग्रेड्स की कैलकुलेशन हो रही है बैठ के, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है कि किसका क्या आएगा. जी, वैसे घबराते क्यों हो यार, जो भी आ जाए एएस के अंदर, एएस का ग्रेड A2 में मैटर थोड़ी करेगा. आपका जो ओवरऑल ए लेवल्स का रिजल्ट होगा वो तो सिर्फ A2 से काउंट होगा. एएस का ग्रेड इट डजंट मैटर एनीमोर. जी हाँ, बिल्कुल सही बेटा. एनी क्वेश्चंस एनीवन? The next question is, suggest why. हाँ सिनान बिल्कुल सही है, इसको 9.2 राउंड ऑफ कर सकते हैं बेटे. Suggest why the equation v square minus u square is equals to 2as is not appropriate for this calculation. ये equation क्यों appropriate नहीं है इस calculation के लिए? जी,
इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड हम निकाल सकते थे इस इक्वेशन को लगा के, लेकिन हमने क्यों नहीं ये इक्वेशन अप्लाई की? बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल नॉट कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की पहली कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्योंकि हमने जब इसको 1.3 × 10⁴ किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे फेंका होगा तो वहाँ पे इसकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, ठीक है, इसी वजह से ये इक्वेशन अब इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है बच्चों, तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी एप्लीकेबल। ज़ैनब वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमें एक चीज़ ये पता चली है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? जी, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, लेट्स से हम बात करते हैं दैट इज नोन एज सैटेलाइट एनर्जी या एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। हमारे पास एक सैटेलाइट है, ठीक है, दिस इज प्लैनेट अर्थ, ये एक सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। सैटेलाइट सरफेस से h की हाइट पे है और रेडियस r है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी सेंटर से टोटल हाइट है दैट इज स्मॉल r, which is r is equals to r radius of earth plus h, ओके। और यही r इसका ऑर्बिटिंग रेडियस भी है, ओके, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करता है v की वेलोसिटी से, तो ये इसका ऑर्बिटिंग रेडियस भी होगा। ये बताइए, सैटेलाइट कुछ हाइट पे है और ये चल भी रहा है, क्या इस सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या इस सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, या इस सैटेलाइट के पास दोनों एनर्जीज होगी? बिल्कुल सही है, बोथ होंगी, दोनों एनर्जीज होंगी सैटेलाइट के पास। तो लेट्स टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अच्छा, किसी भी सैटेलाइट को चलने के लिए एक राइट स्पीड की ज़रूरत होती है, राइट स्पीड की ज़रूरत होती है, और राइट स्पीड की हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की हुई है, दैट इज v इज इक्वल टू √gm/r, ठीक है, वेयर r इज दिस सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर टू द सैटेलाइट, ठीक है। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि v² इज इक्वल टू gm/r, ठीक है। अब v² की वैल्यू को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ से यहाँ पे, तो दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज इक्वल टू 1/2 gm/r. So this can be the equation for the kinetic energy of satellite, और do remember that it is positive, ये positive होती है, negative नहीं होती, where capital M is the mass of the planet, small m is the mass of satellite, and r is the separation from the center to the satellite, okay। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आती है, क्योंकि ये सैटेलाइट चल रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, तो पक्का इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी।
So this is the expression for kinetic energy. ठीक है. Now let us talk about gravitational potential energy of satellite. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सैटेलाइट की, इसकी क्या एक्सप्रेशन होगी? जरा सोचें इसकी क्या एक्सप्रेशन होगी आप लोगों के पास. जी. What will be the equation of gravitational potential energy of a satellite? Not twice of k. It is minus 2k actually. माइनस में होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. देखो ये सेंटर से कितनी हाइट के ऊपर है, आर की. किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है? U इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर. इस प्लैनेट से इस मास को हम आर की हाइट पे सेंटर से ले गए हैं, तो इसलिए जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की होगी इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज माइनस जी एम एम ओवर आर, विच इज एक्चुअली यू कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी 1/2 जी एम एम ओवर आर है, और ये खाली जी एम एम ओवर आर है. तो एक्चुअली उसके डबल है, लेकिन डबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ. तो सिंपली वी कैन से दैट इट इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इन नेगेटिव. ठीक है. तो ज़ैनब बिल्कुल बात सही की थी तुमने, लेकिन बस एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई कि नेगेटिव में हो. ठीक है. कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी बच्चे को इसके अंदर? अच्छा, जब किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जी बोलें. जी सर, ये दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इक्वेशन का. देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है माइनस जी एम एम ओवर आर. हमारे पास एक प्लेनेट है एम के मास का, उससे हम एक सैटेलाइट जो है वो स्मॉल एम के मास का आर की सेपरेशन के ऊपर रखे हुए, जो कि सेपरेशन सेंटर से नापी हुई है. तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज माइनस जी एम एम ओवर आर. सीधी सीधी ये एक्सप्रेशन इसकी बन जाएगी. ठीक है. और जब किसी चीज के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो इसका मतलब है उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है. तो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमें सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी में ऐड करना पड़ेगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है 1/2 जी एम एम ओवर आर प्लस माइनस जी एम एम ओवर आर. ठीक है जी. तो एक्चुअली में टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये जब हम इसमें से माइनस करेंगे, अच्छा 1 में से हाफ को माइनस करना है, तो ये आपके पास क्या बचेगा? माइनस 1/2 जी एम एम ओवर आर. तो आपके पास सैटेलाइट के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो माइनस 1/2 जी एम एम ओवर आर के बराबर होती है. कोई मुझे ये बता सकता है कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है? What does this mean?
सैटेलाइट ऊपर जा रही है मतलब ऑर्बिट में। ऊपर जा रही है, अच्छा। और भाई और कोई जैनब, नेहा? सैटेलाइट नीचे आ रही। सैटेलाइट तो बेटा घूम रही है। What is the significance of this negative sign? Satellite is in opposite direction. No बेटा, सैटेलाइट opposite direction में नहीं है। सैटेलाइट बेशक यूं घूमे बेटे या यूं घूमे, दोनों केसेस में इसकी एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन से एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं होता। माइंड इट, ये माइनस साइन कुछ और चीज को शो कर रहा होता था, याद करो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? एडिशनल फोर्स काम कर रही है सैटेलाइट में। एडिशनल फोर्स एक काम कर रही है सैटेलाइट पे। हाँ, ये कौन था भाई, हारिस थे? नहीं सर, मैं था जैद। हाँ जैद, शाबाश बेटा, गुड आंसर। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स सो इट इज पुल्ड एंड डिक्रीज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ नेहा बिल्कुल सही है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज करेगा। एक्चुअली ये सैटेलाइट अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो भी प्लैनेट है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में बाइंडेड है। इसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स काम कर रही है, जैद ने जैसे कहा, और उस फोर्स की वजह से ये मजबूर है कि ये इस प्लैनेट के गिर्द घूमे। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर इसकी एनर्जी पॉजिटिव में होती तो ये तो आउटर स्पेस में कुछ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा होता। सेकेंडली, अगर इसकी एनर्जी जीरो होती तो इसका मतलब है कि ये कहाँ होता, ये इन्फिनिटी के ऊपर होता। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि इट इज स्टिल इन द ग्रेविटेशनल फोर्स और इट इज स्टिल बाइंडेड विद द अर्थ और एनी प्लैनेट। ये किसी भी प्लैनेट के साथ या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके गिर्द घूमने पे मजबूर है। सिंपल लैंग्वेज, उस बेचारे पे एक लोन चढ़ा हुआ है, अर्थ ने अपना वर्क करके उस पर लोन चढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से वो मजबूर है कि वो अभी भी प्लैनेट के गिर्द घूमेगा। ठीक है, जो द प्रॉपर आंसर इज because the satellite is still in the gravitational force or it is experiencing the external force by the planet, gravitational force by the planet, that is why it is negative, or it is binded to the planet। ये planet के साथ bind हुआ हुआ है क्योंकि ये उसके गिर्द घूम रहा है, मजबूर है। ठीक है, उसका दिल नहीं चाहेगा, वो कहेगा मैं तो आउटर स्पेस में चला जाऊँ, लेकिन माइनस साइन है तो इसका मतलब है मजबूर है, वो घूमता ही रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है या इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है? जी बच्चों, ज़ैनब, इज इट क्लियर? तो नेगेटिव साइन का मतलब है इट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ अट्रैक्टिव फोर्स की इन्फ्लुएंस में अभी भी है, इट इज बाइंडेड टू अ प्लैनेट एंड इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड इट। ठीक है, तो आज हमें एक चीज़ क्लियर ये भी हुई है कि एक सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और एक सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, और उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपके पास वो जो सैटेलाइट है ये एक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में बाइंड हुआ हुआ है और इसके गिर्द मजबूर है कि वो घूमे, बाइंडेड। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑर्बिट में भी ऐसा होता है? ऑर्बिट में बाइंड है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तभी तो ऑर्बिट में होगा ना, बाइंड होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उस काम पे नहीं करेगी उस जगह पे तो वो सैटेलाइट आउटर स्पेस में चला जाएगा। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस पे एज ए क्या काम कर रही है, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रही है। अच्छा जी, ठीक है। सुभान, ठीक है। जी जी, लेकिन सर ऑर्बिट में तो ग्रेविटी नहीं होती, राइट? मैं अभी ऑर्बिट निकल के मारूंगा स्क्रीन से तुम्हें ऑर्बिट में ग्रेविटी। बेटा ऑर्बिट में अगर नहीं होगी ग्रेविटी तो वो आपके गिर्द घूमेगा कैसे? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कौन देगा उसको? सैटेलाइट को कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो उसको जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रही है। हाँ,
कम होगी, वीक होगी ग्रेविटी, क्योंकि दूर है काफी, लेकिन ऑब्वियसली ग्रेविटी है जब ही तो घूम रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो घूमेगा थोड़ी, वो तो आउटर स्पेस में स्केप कर जाएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा जी। तो एक सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिट जो था वो लेट से पहले था R1। ये सैटेलाइट R1 से R2 के ऑर्बिट में चला गया है। ठीक है बच्चों, R1 से R2 के ऑर्बिट में गया है। ये मुझे बताओ कि R1 से R2 में जब ये जाएगा तो इसके अंदर क्या एनर्जी चेंजेस आएंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए, ग्रेविटेशन कि वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में भी बताइए। और लेट्स से देयर इज नो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, नो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, यहाँ पे किसी किस्म का एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन नहीं है। तो व्हाट अबाउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इंक्रीज, डिक्रीज और सेम, सेम भी कर सकते हैं इसको हम, एस का मतलब है जी। तो व्हाट विल हैपन टू द energies of the satellite जी, that attractive force। अच्छा ये तो पुराना है जी। ज़ैनब, यस, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। गुड बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इस पे सब एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है सैयदा ज़ैनब बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज करेगी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ गया। एक और क्वेश्चन का आंसर दो। दिस इज ऑर्बिट 1 एंड दिस इज ऑर्बिट 2। R2 वाला ऑर्बिट 2 है, R1 वाला ऑर्बिट 1 है। इस ऑर्बिट में ज्यादा स्पीड होगी इसकी, हायर स्पीड किस ऑर्बिट में होगी, R1 में, R2 में? R1 में सर। बिल्कुल सही है, R1 में ज्यादा स्पीड होगी क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, लेट्स से अगर ये सैटेलाइट और लोअर ऑर्बिट में आ जाए, R1 से भी छोटे ऑर्बिट में आ जाए, लेट्स से यहाँ आ जाए, तो बताओ इसकी स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? ये सैटेलाइट और नीचे आ गया थोड़ा सा, तो व्हाट हैपेंड टू इट्स, इंक्रीज करेगी। बिल्कुल सही है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि सैटेलाइट का ऑर्बिट जितना दूर होता जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम होती चली जाएगी, और वो सैटेलाइट जिसका ऑर्बिट बहुत ज़्यादा करीब होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की और पोलर सैटेलाइट की दोनों की स्पीड निकाली थी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काफ़ी बड़े ऑर्बिट में होता है, काफ़ी दूर होता है, इसलिए उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, जबकि पोलर सैटेलाइट 1.5 घंटे में आपकी अर्थ का चक्कर लगा लेता है, जबकि आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। क्योंकि जियो स्टेशनरी आउटर ऑर्बिट में होता है, बड़े ऑर्बिट में होता है, इसलिए उसकी स्पीड कम होती है, दूर होता है। और पोलर सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी करीब होता है तो और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट ज़रा याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा कि और सैटेलाइट हमेशा आउटर ऑर्बिट में उसकी स्पीड कम होती है और इनर ऑर्बिट में हमेशा उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। Any questions in that? सर इन तीनों ऑर्बिट्स में मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी? मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी, डिस्पाइट मुजम्मिल अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स आएगी तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है मुजम्मिल साहब, ठीक है ना? अब आपने सवाल किया है तो अगले सवाल का आंसर आप ही देंगे। ठीक है, अच्छा आपने मुझे याद दिलाया। लेट्स से ये प्लैनेट है,
ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, यानी थोड़ी बहुत इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन मौजूद है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन है जिसकी वजह से इस सैटेलाइट की स्पीड में थोड़ी सी हिंड्रेंस आई, एटमॉस्फेरिक स्पीड आया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि व्हाट हैपेंड टू दिस सैटेलाइट, कि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से इस सैटेलाइट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे। ऑब्वियसली एक कंफर्म बात मैंने भी ऑलरेडी बता दी कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो डिक्रीज होगी थोड़ी सी, क्योंकि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में आ गई है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो डिक्रीज होगी। लेकिन एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से व्हाट विल बी द मूव ऑफ द सैटेलाइट, क्या सैटेलाइट एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से सेम ऑर्बिट में चलता रहेगा, आउटर ऑर्बिट में जाएगा, इनर ऑर्बिट में जाएगा? बताइए क्या होगा। सो ऑप्शन 1 इज आउटर ऑर्बिट, ऑप्शन 2 इज इनर ऑर्बिट। और एक बात और याद रखिए, मुझे ये भी बताना है कि आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो इसकी स्पीड का क्या होगा और इनर ऑर्बिट में आएगा तो इसकी स्पीड का क्या होगा। जी सर स्पीड डिक्रीज होगी तो आउटर ऑर्बिट में जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एज इट स्टार्ट टू मूव आउटवर्ड। अच्छा, और सर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आउटर ऑर्बिट में चले जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा। अबे अल्लाह के बंदो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है? आउटर ऑर्बिट में जाने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विस्कस ड्रैग की वजह से जो स्पीड इसकी कम हो रही है या काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो विस्कस ड्रैग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। जी, बाकी कागज भागे सारे। जैनब आंसर दो इसका। नेहा, मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कि एक सैटेलाइट को एक आउटर और एक ऑर्बिट में घूमने के लिए एक राइट स्पीड चाहिए होती है ना? और अगर बाय द वे अगर उस राइट स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो सैटेलाइट बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, और अगर राइट स्पीड से कम हो जाए तो सैटेलाइट अंदर की तरफ आता है, ठीक है, और वो फिर स्पाइरल करता 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 अर्थ पे वापस गिर जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर अंदर आ जाएगा, वाले में अंदर आएगी। ठीक है, तो अब एक सवाल ज़हनों में और उठा होगा कि सर अगर ज़्यादा स्पीड होती है तो वो आउटर ऑर्बिट में जाता है तो क्या होता है? बेटा ज़्यादा स्पीड होती है तो वो आउटर ऑर्बिट में जाता है और वो ज़्यादा स्पीड कम होके डिक्रीज होके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होके एक आउटर ऑर्बिट बनाती है सैटेलाइट का और वो उसके गिर्द घूमना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा ना हो और वो इसकी स्पीड को तब भी ना कंट्रोल कर पाए, बैलेंसिंग ना हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल और काइनेटिक की, तो फिर वो सैटेलाइट बाहर ही निकल जाता है। ठीक है, स्पीड कम होती है राइट स्पीड से तो इनर ऑर्बिट में आता है। जी, अब सही है, आप बताइए क्या होगा इसके अंदर। ज़ैनब कहाँ चली गई भाई? ज़ैनब आंसर दो। तुम बहुत मोहतात होकर खेल रही हो। क्वेश्चन रिपीट कर। अच्छा देखो बेटा, एक सैटेलाइट है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हुई है, स्पीड भी डिक्रीज हुई है बेटा। ठीक है, स्पीड डिक्रीज होने की वजह से क्या ये सैटेलाइट आउटर ऑर्बिट में जाएगा या इनर ऑर्बिट में आएगा? और
ये भी सवाल का जवाब दो कि जब वो इनर ऑर्बिट में या आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो इसकी स्पीड पे क्या चेंजेस आए। पहले तो चलो इतना बता दो कि स्पीड कम होगी तो आउटर ऑर्बिट में जाएगा या इनर ऑर्बिट। बिल्कुल सही है, इनर ऑर्बिट में आएगा। गुड, बिल्कुल सही। तो इट विल नॉट गो इन द आउटर ऑर्बिट, इट विल गो इन द इनर ऑर्बिट। ठीक है, इनर ऑर्बिट में जाएगा। शाबाश नेहा। अब ये मुझे बताओ बच्चों कि जब वो इनर ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ी हुई होगी या कम हुई भी होगी? इंक्रीज होगी सर स्पीड। इंक्रीज होगी। सुभान सर जरा इलेबोरेट करेंगे क्यों इंक्रीज होगी? वैसे एक बात बता दूं, आपने कहा सही, किसी घबराए नहीं, लेकिन उसको इलेबोरेट करें कि क्यों। सर वो इट्स करीब आ रहा है ना उसके, इट्स कमिंग इन इनर ऑर्बिट, तो उसकी वजह से। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा सर कैसे इंक्रीज होती है इनर ऑर्बिट में आके? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी इनर ऑर्बिट में आके। ज़ैद भाई क्या हो गया? काइनेटिक इंक्रीज होगी ना जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो डिक्रीज होगी, लेकिन ग्रेविटी का मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पे एक्ट करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ग्रेविटी और सैटेलाइट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो नीचे जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ग्रेविटी काम करेगा। हाँ, दिस इज अ टेक्स्ट बुक आंसर कि उस पर ग्रेविटी काम कर रही होती है। बिल्कुल सही। तो सीधा सीधा बोलो ना यार कि सैटेलाइट की स्पीड कम होगी, वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाएगा। इनर ऑर्बिट में जब वो जाएगा तो ग्रेविटी उस पर वर्क करेगी और इसकी स्पीड को बढ़ा देगी। बस सिंपल एज दैट। इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम लोग? अच्छा, ये बाय द वे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जब एक सैटेलाइट के ऊपर विस्कस ड्रैग काम करेगा तो व्हाट हैपन टू द स्पीड, व्हाट हैपन टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एंड व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह के उसने सवालत किए हुए हैं आपसे। ठीक है, मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। समी और रहमान साहब ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। जब किसी सैटेलाइट के ऊपर विस्कस ड्रैग काम करता है तो विस्कस ड्रैग के काम करने की वजह से सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती ही होती है। ये तो पक्का याद रखिएगा। उसकी स्पीड भी कम होती है और स्पीड कम होने की वजह से सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट की तरफ गिरता है। लेकिन जब वो गिरता है तो गिरते हुए उसकी स्पीड ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी उसकी पिछले ऑर्बिट में थी। बढ़ती है लेकिन उतनी नहीं होती। ठीक है, ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा। तो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी ख्याल रखिएगा इस चीज़ों को। और दिस इज़ इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। चैप्टर की लास्ट चीज़ रह गई है, दैट इज केप वेलोसिटी। और कल आई थिंक क्लासेस नहीं है आप लोगों की, कल ऑफ है ना आप लोगों का? चलें भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट फॉर टुमारो इंशाल्लाह। लेकिन इट्स कल ऑफ हुआ? हाँ, कल ऑफ है और बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट का मैं अब आप लोगों का कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि सारी कहानी जो है वो तो CI स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा तरफ चल रही है। ठीक है ना? चलें जी, ओके एवरीवन, टेक केयर। कल क्लास नहीं है सर? नहीं, कल क्लास नहीं है। हाँ नहीं है बेटा, कल क्लास नहीं है, कल रिजल्ट डे है ना। अच्छा चलो। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।